हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के अपने इस वीडियो क्लास का टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये वीडियो जो है हमारा पार्ट 2 है। हम पार्ट 1 में ऑलरेडी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ चुके हैं। उस कंसेप्ट्स और कुछ फॉर्मुलेस को यूज कर 8 क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपको 7 और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस करा देता हूं मैं। ठीक है, उससे पहले एक बार क्विकली एक आपको रिकैप देता हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब हमारे पास 2 इवेंट्स होते हैं, ए और बी। एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका होता है, एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका होता है, उससे रिलेटेड हमें एक दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। उससे रिलेटेड एक दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। इसलिए इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि एक इवेंट ऑलरेडी हो गया है। लिखते कैसे हैं एज अ फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसको यूं भी पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है गिवन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमेशा न्यूमरेटर में रखना, और जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है या जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसे हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। इसको ऐसे याद रखना। और फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। न्यूमरेटर में तो हमेशा इंटरसेक्शन आएगा, याद रखना इसको आप। अगर यहां नीचे बी है तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दो। ये छोटा सा फॉर्मूला है बस है, क्लियर। और भी कुछ जो बेसिक फॉर्मूले जो प्रोबेबिलिटी में यूज होते हैं वो आपके स्क्रीन में आ चुका है, तो उसको आप जरूर एक बार नोट डाउन करके रखना। तो बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। 10 कार्ड्स हैं, मिक्स्ड अप थ्रूली, एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, और उसमें से हमने एक कार्ड निकाला। If it is known that number on the card drawn is more than 3, जो हमने कार्ड निकाला ना, if it is known, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। if it is known, अच्छे से इसको समझना। if it is known का मतलब ये इवेंट हमें ऑलरेडी नोन है, पता है, गिवन है कि वो मोर देन 3 आ गया। मोर देन 3 क्या होते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, यही कार्ड्स है हमारे पास। What is the probability that it is an even number? अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो नंबर एक इवन हो। तो यहां पर 2 इवेंट्स हैं, एक ए कार्ड नंबर मोर देन 3, कार्ड में जो नंबर बियर कर रहा है वो 3 से बड़ा है, वो जो हमें गिवन है उसको मैंने ए मान लिया, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस इवेंट को हम बी लेट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे 2 स्टार्टिंग में लेट करना, लेट करने के बाद आगे अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करना। और वो क्या बोल रहा है बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। वो एक इवन नंबर हो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो उस इवेंट को हमने बी लेट कर लिया। हो गया ना 2 इवेंट। अब ए कार्ड नंबर मोर देन 3, 3 से बड़े कौन कौन से नंबर हो सकते हैं आउट ऑफ 10, 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी, यहां टोटल कितने नंबर्स हैं, 7 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7 आउट ऑफ 10। ये 7 हमारे फेवर में है, और टोटल कितने थे अपने पास, 10 नंबर थे, तो ए की प्रोबेबिलिटी बनी 7/10। क्लियर। चलो अब बी क्या बता रहा है, वो इवन नंबर है। अब इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 से लेकर 10 तक, 2 4 6 8 10। तो यहां से हमें पता लगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, टोटल यहां पर कितने हैं, 5। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ये तो प्रोबेबिलिटी के बेसिक फॉर्मूला है, इसे हमेशा आप याद रखना। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5 और पॉसिबल आउटकम 10। तो बी की प्रोबेबिलिटी बनी 5/10। तो हो गया। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन बी कैसे निकलता है, ए और बी का कॉमन एलिमेंट, बहुत सिंपल है। कॉमन देखो क्या क्या है इसके अंदर, एक है 4 6 8 और 10, यही 4 है ना कॉमन इसमें। तो अब यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ, वो 4/10
10। क्लियर? अब हम मूव कर रहे हैं बिल्कुल लास्ट स्टेप की तरफ। क्या है वो? क्या फाइंड आउट करना है हमें क्वेश्चन में? हमें फाइंड आउट करना है बी की प्रोबेबिलिटी इवन नंबर की। और क्या गिवन है हमें ए वाला इवेंट गिवन है। अच्छे से आप समझना, हमें अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालना है ना। जो इवेंट हमें गिवन है उसको डिवाइड में रखना और जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना वो न्यूमरेटर में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? पार्ट 1 में हमने सारा अच्छे से समझ लिया ना। मैं जल्दी से फटाफट फॉर्मूला पुट करता हूं। न्यूमरेटर में हमेशा इंटरसेक्शन आता है और डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर यहां पर ए है नीचे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से आप डिवाइड करना। ठीक है? अब बिल्कुल मूव करते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। फाइनल आंसर क्लोज होने वाला है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 4/10 था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/10। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या बचेगा हमारे पास? 4/7। तो 4/7 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ आया? क्लियर है? चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चे हैं फैमिली में। तो वो 2 बच्चे क्या क्या हो सकते हैं? सैंपल स्पेस बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। अगर आपको ध्यान हो, ऐसे हम ना 2-3 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में भी कर चुके हैं। ठीक है। कपल हैज 2 चिल्ड्रन, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है। जो भी वेरियस पॉसिबिलिटीज होती हैं वो सैंपल स्पेस बोला जाता है उसको, सैंपल स्पेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, एक तो वो फाइंड करने वाली इवेंट होता है और एक गिवन भी होता है। ये तो हमें फाइंड करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। 2 इवेंट है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। जो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ए लेट कर लिया और जो हमें गिवन है उस इवेंट को आप बी लेट कर लो। ऐसे ही आप सभी क्वेश्चंस में करना। क्या गिवन हमें? इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। ठीक है? अब हम इनकी ना प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। ए, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, दोनों के दोनों फीमेल होने चाहिए। तो वो क्या है? वो एक ही है भाई, वो तो जी आउट ऑफ 4। तो यहां से पता लगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बना हमारा? 1/4। क्योंकि इस सेट में एक इवेंट है और यहां पर टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल की 1/4। ठीक है? चलो अब बी की तरफ बढ़ते हैं। बी, एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। एल्डर चाइल्ड, तो एल्डर चाइल्ड का क्या होता है कि आगे वाले चाइल्ड को बोलते हैं एल्डर चाइल्ड। तो एल्डर यहां पे तो नहीं है, ये है गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। 2 ही हैं ऐसे तो हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बना 2/4। ठीक है? अब एक लास्ट अपने एंड से ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हमें निकालना ही पड़ता है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो देखो कॉमन कौन सा इन दोनों में से? कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही है, वो है जी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी हमारी? 1/4। ये भी क्लियर? अब मूव करते हैं इस क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट पार्ट में। जब ये 3 हमें पता लग जाए तो जल्दी से क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है। देखो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है और क्या गिवन है, जल्दी से गेस करो आप लोग। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? बोथ द चिल्ड्रन आर फीमेल। इसको हमने ए लेट किया था ना। ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो न्यूमरेटर में आता है और जो ऑलरेडी गिवन होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में। ठीक है? ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा? ऊपर तो हमेशा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, डिवाइड में क्या करोगे? जो यहां पर डिवाइड में है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देना। ऐसे याद कर लो उसको। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना था हमारे पास? 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था 2/4। इसको इससे डिवाइड कर लो। 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बचेगा? यहां 1 यहां 2, तो फाइनल आंसर इज 1/2।
ठीक है, समझ आ रहा है आपको? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अब वीडियो को ना टाइम टू टाइम पॉज करके एक बार जरूर नोट डाउन करना। कोई बिना नोट डाउन करे मत करना, आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके पास रिटन फॉर्म में होगा तो दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए आपको इजी रहेगा ये। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। टोटल 1000 स्टूडेंट है, 430 उसमें से गर्ल्स हैं। पूरे स्कूल की बात कह रही है। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। उस 430 जो गर्ल्स हैं उसमें से 10% कितना होता है? 43 गर्ल स्टूडेंट तो 12th में है, गर्ल भी है और वो 12th में पढ़ती हैं। वो कितने हैं? 43। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12? उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिस बच्चे को हम सेलेक्ट करें वो 12th क्लास में पढ़ रहा हो? उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जिस स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करें वो 12th क्लास में पढ़ रहा हूं? ये तो पूछ रहा है, जो इवेंट हमसे पूछ रहा है ना प्रोबेबिलिटी, उसे हम ए लेट कर लेते हैं। गिवन दैट चूजन गर्ल स्टूडेंट इज अ गर्ल, और क्या गिवन है? जो गिवन होता है उसे हम बी मानते हैं। किसको बी मानेंगे? वो कह रहा है कि जिस स्टूडेंट को हमने सेलेक्ट किया वो गर्ल है। मैं एक बार आपको लिख के और समझाता हूं। देखो, ए और एक बी, ऐसे दो इवेंट लेट करते हैं। जिसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है ना, उसे आप ए लेट कर लो उसको। देखो क्या कह रहा है वो, किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th? स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12, जो 12th क्लास का स्टूडेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जिसकी निकालनी है उसे मैंने ए मान लिया। अब एक दूसरा इवेंट होता है जो ऑलरेडी हो चुका होता है, और उसे क्या मानना होता है? उसे बी मानना होता है। देखो क्या गिवन है वो, गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और बी गिवन है। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऊपर और जो गिवन है वो डिवाइड में, ऐसे ही तो आता है। तो क्या बनता है इसका फॉर्मूला? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अभी आपको दो प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करना है, एक तो इंटरसेक्शन और एक बी। बी मतलब गर्ल। कैसे कैसे निकालें हम इसको, एक बार देखो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन होता है। कॉमन मतलब वो बच्चा 12th क्लास का भी हो और वो गर्ल भी हो, वो स्टूडेंट 12th क्लास का भी हो और वो गर्ल भी हो। तो कितने थे ऐसे? जल्दी बताओ फटाफट। 43 आउट ऑफ 1000 थे कि नहीं थे? बताओ। ये टोटल स्कूल में 430 गर्ल स्टूडेंट थी। उस 430 में से 10% जो गर्ल्स हैं वो 12th में पढ़ती थी। तो हमें ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो 12th क्लास में हो और वो गर्ल भी हो। 43 हुए ना वो, तो ये रहा इंटरसेक्शन। नेक्स्ट, अब चाहिए क्या? एक प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी मतलब ये रहा, देखो बी। चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। गर्ल की प्रोबेबिलिटी, गर्ल थे कितने पूरे उस स्कूल में? टोटल गर्ल थे कितने? वो 12th नहीं मेंशन कर रहा, वो टोटल गर्ल्स की बात कर रहा है यहां पर, टोटल गर्ल्स। तो टोटल गर्ल्स से हमारे पास 430 आउट ऑफ 1000। मैंने ए की प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना? तो ए हमें चाहिए भी नहीं, हमें जो चाहिए उसको हमने निकाल लिया। हमें फॉर्मूले में पुट करने के लिए जो दो प्रोबेबिलिटीज की रिक्वायरमेंट थी वो दो प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल ली। अब इसकी वैल्यू आप यहां पुट कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। ये दो प्रोबेबिलिटी, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू हम यहां पर यूज करते हैं पुट करने के लिए। इंटरसेक्शन एरा 43 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 430, 43 बाई 430। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे ना, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो लिख ही नहीं रहा उसको मैं। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 कह लो या 10% कह लो, बात एक ही है। क्लियर? समझ आ रहा है आपको? जो इजी क्वेश्चन है वैसे तो ये, जो आपसे रिक्वायरमेंट है अब वो उसका फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूले में क्या क्या दो प्रोबेबिलिटीज चाहिए वो आप क्वेश्चन से पिक कर कर फटाफट वैल्यू पुट कर दो, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट कर लो आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, अ डाई इज थ्रोन
ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार थ्रो कर रहे हैं। एंड द सम ऑफ द नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। ऑब्जर्व्ड मतलब जो 2 डाइस आपने फेंके हैं उसका जो टोटल है ना, सम ऑफ द नंबर, वो क्या आ गया? 6 आ गया। ये गिवन है। इतना सा ही पढ़कर आप एक बार हिंट ले लो। 2 डाइस को थ्रो कर रहा है, 2 डाइस को थ्रो करके जो उसके फेस में जो वैल्यूज आती है ना, उसका सम 6 आ चुका। इट इज ऑब्जर्व्ड, आ गया। ये गिवन है हमें। तो एक इवेंट गिवन होता है, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। यही है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये इवेंट हमें गिवन है। क्या गिवन है? सम ऑफ द नंबर इज 6। ये हमें गिवन है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस? उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 4 एक नंबर होता है ना, वो कम से कम एक बार तो आ चुका हो। 4 कम से कम एक बार तो आ चुका हो। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले लेट करते हैं इसको हम। ए, सम ऑफ नंबर इज 6। ये इवेंट हमें गिवन है। और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? नंबर 4 अपीयर एटलीस्ट वंस। ये जो 4 एक डिजिट होता है ना डाइस में, वो कम से कम एक बार तो आ चुका हो। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सम ऑफ द नंबर इज 6। 6 कैसे आ सकता है सम? देखो, हो सकता है पहले मैं 2 से स्टार्ट करता हूं। 6 के लिए 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 और 5, 1 और 5 का टोटल 6 होता है। नेक्स्ट 2 4, 3 3, 4 2 और 5 1। बस यही हमारे पास 5 इवेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बना 5/36। अब आप पूछोगे कि 36 कैसे? आप लोगों ने गेस कर लिया 36? मैं बता देता हूं। जब 2 डाइस को फेंका जाता है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 36 होता है। जब एक डाइस को थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6 होता है। जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो 36, 3 डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 की पावर 3 216। ठीक है, ऐसे याद रखना। 2 डाइस को फेंक रहे हैं इसलिए 36 एलिमेंट्स होंगे इसमें। ठीक, चलो ए के बाद आप बी। बी क्या? नंबर 4 अपीयर एटलीस्ट वंस। ठीक है, नंबर 4 कम से कम एक बार तो आया हो। कैसे कैसे आ सकता है? 1 4 थ्रो कर रहे हैं ना, एक डाइस में 1, दूसरे डाइस में 4 हो सकता है, तो वही लिखा है 1 4। और 4 कैसे आ सकता है? 2 4, एक डाइस में 2 अपीयर कर रहा है, दूसरे में 4। ठीक है, 3 4, 4 4, 5 4, 6 4। और ये भी तो हो सकता है 4 1, 4 2, 4 3। अब मैं दोबारा लिखूं 4 4? नहीं, दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक बार लिख चुका 4 4 में, तो दोबारा नहीं लिखेंगे इसमें। 4 4 छोड़ दो, 4 5 और 4 6। क्लियर है? चलो, अब ये कितने हो चुके हैं यहां पर? 1 2 3 4 5 और 6 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बना हमारा 11/36। क्लियर? तो बी की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लिया हमने, ए भी निकाल लिया। और क्या करना होता है? हर क्वेश्चन में हमने अपने एंड से इंटरसेक्शन निकालना होता है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। मैं सीधे यहां पे लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है एक बार आप देखो। एक तो 2 4 ये रहा, 2 4 ये रहा, एक 2 4 कॉमन है, 4 2 और 4 2। तो 2 एलिमेंट कॉमन है, तो 2/36। क्लियर है ना आपको? ये इंटरसेक्शन का मतलब हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉमन एलिमेंट को, कॉमन एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी। इस सेट और इस सेट को एक बार आप कंपेयर करो, जितने एलिमेंट सेम है तो वो क्या हो गया? इंटरसेक्शन हो गया कॉमन। तो 2 एलिमेंट सेम थे, उसमें भी प्रेजेंट था, वो इसमें भी प्रेजेंट है, वो 2, तो 2/36। क्लियर? चलो अब बिल्कुल मूव करते हैं लास्ट आंसर की तरफ। कैसे करना है? सम ऑफ द नंबर ऑब्जर्व्ड इज 6। ये तो हमें गिवन था ना, जो हमें गिवन है उसे क्या करना है? डिवाइड में रखना है। जो गिवन है वो डिवाइड में, और जिसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है वो न्यूमरेटर में रखना है। तो फाइनली
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालना है। ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इंटरसेक्शन क्या था 2/36 और ए जो मैंने रब कर दिया वो क्या था 5/36। मैं 36 नहीं लिख रहा क्योंकि 36 से 36 कैंसल हो जाएगा। तो लास्ट आपका क्या आंसर बचा 2/5। देखो ये रहा इंटरसेक्शन 2/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने निकाला था 5/36, 2/36 को 5/36 से डिवाइड कर लिया इस फॉर्मूले से, 36 कैंसल, आंसर आपका 2/5। ठीक है, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है 5th, देखो आप 5th क्वेश्चन, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। इंस्ट्रक्टर के पास एक क्वेश्चन बैंक है, उसमें 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। फिर 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 500 तो इजी एमसीक्यू है और फिर 400 डिफिकल्ट एमसीक्यूज हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन? उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम एक इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करें, एक इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करें। ये एक इवेंट हमें गिवन है, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या गिवन है आपको? वो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी गिवन है। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक इजी क्वेश्चन हो? तो आगे ना दो इवेंट्स, तो जो दो इवेंट्स हमें गिवन है उसे ए और बी लेट कर लेते हैं हम। तो ए क्या बोल रहा है वो इजी क्वेश्चन और बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, अब जो जितनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें गिवन है, इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक ग्रिड फॉर्म में हम लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं मैं सिखाता हूं, देखो आपको। यहां पर मैं लिख लेता हूं ट्रू फॉल्स, यहां लिख लेता हूं मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहां लिख लेता हूं इजी और यहां डिफिकल्ट। ठीक है, अब दोबारा एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन है। एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। 300 तो इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे करना इसको आपने। 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और ये जो ट्रू फॉल्स है ये डिफिकल्ट लेवल कितने क्वेश्चन इसमें 200 क्वेश्चंस हैं। क्लियर? अब अच्छा 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ऐसे मैंने इसको ग्रिड फॉर्मेशन दे दिया है। अब इजीली आपको समझ आ रहा है ना ये टैबुलर फॉर्म में। अब इसमें से जो जो हमें प्रोबेबिलिटीज चाहिए वो हम निकालते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें निकालनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट मींस ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये बी हमें गिवन है। तो फॉर्मूला क्या बना इसका? फॉर्मूला बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, चलो अब इंटरसेक्शन पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। इंटरसेक्शन कैसे? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन इजी क्वेश्चन भी हो और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो, कॉमन। तो कॉमन कैसे निकाले हम? इन दोनों का कॉमन, इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो। ये रहा एमसीक्यू, ये रहा इजी। तो कॉमन कितना है 500। दोबारा समझाता हूं, एमसीक्यू 2 है हमारे पास, 500 इजी है और 400 डिफिकल्ट है। और बी क्या बता रहा है वो उसमें इजी क्वेश्चन होने चाहिए। वो इजी यहां पर 300 और 500 है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस चाहिए जो इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो। वो कितने हैं? वो फिर 500 ही है, जो इजी भी है और एमसीक्यू भी है। तो कॉमन तो हो गया 500 बाई 1400। अब जल्दी से सोचो 1400 कैसे कैलकुलेट कर लिया मैंने? सोच लिया? इन सबका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 500 आउट ऑफ 1400। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब एक और क्या चाहिए मुझे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी क्या था? एमसीक्यू। एमसीक्यू कितने हैं आपके पास? टोटल एमसीक्यू है यहां पर, ये देखो सिर्फ एमसीक्यू 900 बाई 1400। ठीक है, जो मुझे निकालना है ये रहा, जो मुझे निकालना है उसमें इंटरसेक्शन चाहिए और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए।
तो वो दोनों की प्रोबेबिलिटीज मैंने यहां पर निकाल लिया। अब मैं फाइनली क्या करने वाला हूं, इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा। 500 को 500 बाई 1400 डिवाइड बाई 900 बाई 1400। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 1400 से 1400 तो कैंसिल हो जाएगा, 2020 भी कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, ऊपर 5 और नीचे 9। बस इन दोनों को मैंने डिवाइड कर लिया, सिंपल सा काम है ये, मैं लिख के नहीं दिखा रहा, वो स्पेस फिलअप हो जाएगा वो। तो दोनों को डिवाइड करने पे ऊपर 5 और नीचे 9 आ जाएगा। है इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब जो मैं दो क्वेश्चन जो करने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इस वीडियो क्लास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, पहले 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से होते हैं डाइज में, एक 3 और एक 6। 1 2 3 4 5 6 होता है ना, 3 और 6 जो है मल्टीपल ऑफ 3 है। थ्रो अ डाई अगेन, अगर 3 के मल्टीपल आ जाए तो एक बार डाइस फिर से थ्रो करना। एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन। अगर 1 2 4 5 आ जाए तो इस बार आप कॉइन टॉस करना। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शो अ टेल। हमें कॉइन में टेल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। ये ए मान लेते हैं इसको, ए कॉइन शो टेल। गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शो ए 3। और क्या गिवन है, एक डाइस में तो 3 आ चुका, ये हमें गिवन है, ठीक है। ए और बी पहले हम लेट कर लेते हैं। ए क्या होगा हमारा, ए बोल रहा था वो, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द कॉइन शो टेल। कॉइन शो टेल, ये तो हमारा ए है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और बी क्या है इसमें, गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शो 3। एटलीस्ट 1 डाई शो 3। हमें करना क्या है, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और बी हमें गिवन है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, आप ये ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझना एक बार अच्छे से आप। इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस आपको मैं ऐसे समझाता हूं, पहले देखो। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक डाई थ्रो कर रहे हैं। उस डाई में अगर 3 या 6 आ जाता है, मल्टीपल ऑफ 3 आता है, तो फिर आप क्या कर रहे हो, आगे उस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर रहे हो और फिर क्या कर रहे हैं, हम एक बार और डाई को थ्रो कर रहे हैं। अगर पहली बार में 3 या 6 आ जाए, एक बार डाइस को हम और थ्रो कर रहे हैं, तो दूसरी बार में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। और अगर फर्स्ट थ्रो में 3 और 6 को छोड़कर बाकी कोई और नंबर आ जाता है, जैसे 1 2 4 5 आ जाता है, 3 और 6 आने पे तो डाई थ्रो करेंगे। अगर 1 2 4 5 आ जाता है तो फिर क्या कर रहे हैं हम, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 2 3 4 आने पे, 1 2 4 5 आने पे हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो कॉइन में क्या क्या आ सकता है, कॉइन में 2 पॉसिबिलिटी है, एक हेड की और एक टेल की। ये क्लियर आपको पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहली बार हम डाई थ्रो कर रहे हैं, डाई में अगर 3 का मल्टीपल आ जाता है तो एक बार डाई को हम और थ्रो कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटीज। अगर पहली बार में ही डाई में 1 2 4 और 5 आ जाए, फिर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और कॉइन में हेड और टेल दोनों आ सकता है, ठीक है ना। अब इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, देखो एक बार आप, सैंपल स्पेस 3 आ जाए और 3 के बाद एक बार डाइस दोबारा थ्रो कर रहे हैं तो 1 आ सकता है, 3,1, ये 3 और 1, और ये 3 और ये 2, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। अगर 6 आ जाता है तो अगेन हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं। उस डाई में क्या क्या आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक। 6 आए, उसके बाद डाई थ्रो करें, फिर से ये 6 पॉसिबिलिटी है, 6 के साथ भी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। और अगर 1 आ जाता है तो 1 आएगा तो हम कॉइन टॉस करेंगे, और कॉइन में हेड भी पॉसिबल है और टेल भी पॉसिबल है। तो 1 के साथ H, 1 के साथ T,
H1T, 2 के साथ सेम H2 के साथ T, 4 के साथ H4 के साथ T, 5 के साथ H5 के साथ T। तो ऐसे टोटल हमारे पास 20 एलिमेंट्स आ गए सैंपल स्पेस में। अच्छे से एक बार देखना, उसको अच्छे से समझ लेना एक बार उसको ही। सैंपल स्पेस में 20 एलिमेंट हैं। क्लियर है यहां तक है? अब हम मूव करते हैं ए बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी और बी के ऊपर। देखो ए क्या बोल रहा है इसमें, कॉइन शो टेल, कॉइन में टेल आ जाता है। तो टेल कहां कहां पर है हमारे फेवर में, एक तो यहां पर 1 टेल, 2 टेल, 4 टेल और 5 टेल। 4 बार आ रही है, ठीक है। पर देखो इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपको सिखा देता हूं। सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार आप सीख लो उसको, जरूरत नहीं है पर इसकी हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सबसे पहले देखो यहां पर ना ये कैसा है ये सैंपल स्पेस। इसमें 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है डाई, एक है हमारे पास कॉइन। डाई में 6 फेस होते हैं, इस 6 फेस की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 1/6 होता है। कॉइन में 6 नहीं होते, कॉइन में सिर्फ 2 फेस होते हैं। तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/2। ये जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ये दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है ये, और इन दोनों को एक साथ हम यूज कर रहे हैं। तो जब इन दोनों को एक साथ यूज करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, अच्छे से समझना। ये क्या लिखा है यहां पर, 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है डाइज में, 1 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6 होती है ना, इनटू उसके पीछे क्या है टेल, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इस वाले ब्रैकेट, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, इस फर्स्ट एलिमेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। और ऐसे कितनी बार रिपीट हो रहा है ये, 4 बार। तो मल्टीप्लाइड बाई 4 कर लो आप, तो ये आ गया 4/12। समझ आ रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी तक पीछे किसी भी क्वेश्चन में हमने ऐसा नहीं किया था। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं ऐसा क्यों किया इस क्वेश्चन में हमने, क्योंकि यहां पर 2 अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। उस ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी दोनों की डिफरेंट है। डाइज में 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होता है। फिर उसके बाद हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, कॉइन एक अलग हो गया ऑब्जेक्टिव, उसमें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम एक साथ यूज कर रहे हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकाली जाती है। इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला था मैंने। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आ गया 4/12। अब ऐसे ही बी क्या है, एटलीस्ट 1 डाई शो 3, एटलीस्ट 1 डाई शो 3। अभी सैंपल स्पेस में से देखकर लिखो आप, एटलीस्ट 1 डाई शो 3। तो 3 कौन कौन से हो सकते हैं, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और एक और भी तो था, कौन सा था वो, 6 3। 7 केसेस है यहां पर, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पहले 3 और 1 को ले लेते हैं। एक डाइज में 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है ना। डाइस थ्रो कर रहे हैं, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होती है। क्लियर? और ऐसे कितनी बार रिपीट हो रहा है ये ऐसे 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया 7/36। ये भी क्लियर यहां तक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मुझे डिवाइड में चाहिए था, वो मैंने निकाल लिया। ए मुझे रिक्वायरमेंट नहीं था, फिर भी मैंने आपको समझा दिया अगर जरूरत पड़ता तो, पर जरूरत नहीं था इसमें। चलो अब हमें चाहिए इंटरसेक्शन। ए ये रहा, बी ये है। ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट है, चेक करो जल्दी फटाफट। है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है ए और बी में। तो ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट, कुछ कॉमन ही नहीं है दोनों में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना बना, 0। क्लियर? समझ आ गया? कॉमन होगा तभी तो लिखेंगे ना इंटरसेक्शन में, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं था उसमें। तो इंटरसेक्शन हो गया हमारा नल सेट, और नल सेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0, कोई है ही नहीं प्रोबेबिलिटी इसकी। तो अब हमें तो अल्टीमेटली ये आंसर चाहिए था,
यही चाहिए था ना। तो अब ये 0 डिवाइड बाई 7/36, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 0। इतनी मेहनत हमने 0 के लिए करी थी ये। ठीक है, समझ आया? अगर आपको थोड़ा सा भी ये लग रहा हो कि थोड़ा सा डाउट है, अभी पूरा समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं। इस वीडियो का 7th क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम लेवल पर एक बार मैं दोबारा से समझाता हूं 7th क्वेश्चन कराकर, तो आपको ये वाला 2 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, ये है आपके स्क्रीन पे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन इफ द कॉइन शो हेड। अगर कॉइन में हेड आ जाता है, टॉस इट अगेन, बट इफ इट शो टेल देन थ्रो अ डाई। एक्सपेरिमेंट को कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले वो क्या कर रहा है? कॉइन थ्रो कर रहा है। कॉइन में अगर हेड आ जाता है तो एक कॉइन को फिर वो फिर से थ्रो कर रहा है, टॉस कर रहा है वो। उसमें हेड और टेल 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर पहली बारी में ही अगर उसको टेल आ जाता है तो टेल आने के बाद वो क्या कर रहा है? वो डाइस थ्रो कर रहा है। और डाइस में क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6। समझ आ गया? पहले इतना पढ़कर, मैं आगे नहीं पढ़ रहा क्वेश्चन में, सिर्फ इतना पढ़ा मैंने, इसके अकॉर्डिंग मैंने चार्ट बना दिया। अब इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। क्लियर है यहां तक है? तो 8 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, 8। अब आगे बढ़ते हैं, क्या किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और क्या गिवन है हमें। कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4। डाई में 4 से बड़ी वैल्यू आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये तो हमें निकालनी है ए। अब बी क्या है इसमें? गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। एक टेल, कम से कम एक टेल तो आ गया, ये गिवन है। इसको हम बी लेट कर लेते हैं। ए नंबर ग्रेटर देन 4, यही है ना? डाई शो है नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4। और बी क्या है हमारा? एटलीस्ट 1 टेल। जो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसे हमने ए लेट कर लिया, जो गिवन था वो हमने बी लेट कर लिया उसको। और फाइनली हमें क्या निकालना होगा पता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर बी गिवन हो तो। जिसकी निकालनी होती है वो न्यूमरेटर और जो इवेंट गिवन है वो डिनोमिनेटर। ऐसी था ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप इस 2 पे फोकस करना, इन दोनों की वैल्यू निकालकर दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर तैयार होगा। चलो अब मैं ए करता हूं पहले तो। ए नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज है हमारे पास? 5 और 6। T5 एक है और T6 सेकंड है। क्लियर है ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी फिर? ये टेल आने की कितनी होती है प्रोबेबिलिटी? टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है वैसे 1/2 और फिर 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। वैसे हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको यही समझा रहा था, फिर भी मैं सोचता हूं यार एक बार आपको निकाल के दिखाई देता हूं, पता लगे कि क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहा है वो बी की निकालनी है प्रोबेबिलिटी और ए गिवन है। अगर उल्टा पूछ ले तो आपको सब कुछ आना चाहिए ना, इसलिए मेरा 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, मैं ये भी सिखा देता हूं। टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 6 की प्रोबेबिलिटी 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6, ऐसे 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये आ गया 1/6। क्लियर? वैसे इस क्वेश्चन में 1/6 की कोई यूज नहीं है, फिर भी मैंने आपको सिखा दिया। चलो अब बी पे जाते हैं, एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल के लिए इसको रब करता हूं पहले मैं। एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल कहां पर है? इधर से स्टार्ट है। HT, T1, T2, T3, T4, T5 और T6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, अच्छे से समझना। पहले ब्रैकेट में H और T है ना, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2, 1/2, 1/2, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट एलिमेंट है T और 1 प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि 1 तो डाइज में आएगा ना, डाइज में 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। और ऐसे कितने ब्रैकेट्स रिपीट हो रहे हैं? 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं। 6 से 6 काट दिया, यहां 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम अगर हम 4 लेंगे तो 2 + 1 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो आ गया हमारे पास 3/4। एक लास्ट क्या निकालना पड़ता अपनी तरफ से? ए इंटरसेक्शन बी, वो भी निकाल लेते हैं।
ए इंटरसेक्शन बी। पिछले क्वेश्चन में तो नल सेट बना था ना, कोई कॉमन नहीं था। इस पे देखो T5 और T6, T5 और T6 ये दो के दो एलिमेंट ऊपर प्रेजेंट हैं, तो यही है कॉमन इसमें, T5 और T6, T5 और T6। अब T5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, T5 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 इंटू 1/6, और ये कितनी बार रिपीट हो रही है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। क्लियर। अब बिल्कुल लास्ट लेवल पे जाते हैं, हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और बी गिवन हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही था ना फॉर्मूला। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। ये 1/6 डिवाइड बाई 3/4, 1/6 इंटू 4/3, डिवाइड वाला जब ऊपर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना, मल्टीप्लाई में कर दिया इसको, तो कितना कितना आया, ये 2 ये 3, तो फाइनल आंसर आपका 2/9। समझ आया क्वेश्चन, क्लियर है। तो ये 6th और 7th क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन थे, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इस दो क्वेश्चन को अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस तो सारे क्वेश्चनों को अच्छे से करना पड़ता है, ये कुछ खास लेवल के क्वेश्चन थे ये दोनों ही। चलो, तो इस 7th क्वेश्चन से मैं इस वीडियो क्लास को तो मैं एंड करता हूं, पर अभी भी आपसे कहता हूं कि ये पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं आपको एक और वीडियो क्लास दूंगा जिसमें बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा मैं। तो टोटल मिलाकर हम 25 क्वेश्चन करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मुझे लगता है कि 25 क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके लिए, सिर्फ इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। फिर बेस थ्योरम वगैरह वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देख ही लेंगे उसको, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेकर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए आप। हाँ, और जाने से पहले एक बात और, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपने नॉलेज गेन किया हो, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करना। तो मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।